अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उससे पहले प्रीवियस बेसिक्स हो जाए। सबके मन में ये आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपने सीपीटी में भी अच्छे से स्टार्ट करा है। और स्टूडेंट्स आईपीसीसी एग्जाम में भी बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज आईपीसीसी के हिसाब से जो जो क्वेश्चंस जिस तरीके के आते हैं या आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो, और फिर उसके बाद AS1 में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है वो ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपका क्या मीनिंग है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? देखिए स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड का मतलब तो आप समझ गए होंगे। स्टैंडर्ड का मतलब मिनिमम पैरामीटर, वो कम से कम मापदंड, वो कम से कम मापदंड, वो कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड्स, वो मिनिमम स्केल जो किसी को पूरा ही करना है। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड 18 ईयर्स एज है, अदरवाइज लर्निंग बनता है। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलेंगे इसे? स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग। यानी when we discuss about accounting standards, it means we are discussing about the standards of accounting. कितने होने चाहिए? क्या कवर होना चाहिए और क्या कवर नहीं होता, और उसके क्या रूल्स हैं, ये सभी कुछ कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करती है। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS1 हो, AS2, AS3 हो। तो ये सब कुछ जिस एरिया में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उस एरिया का एरिया, उसमें क्या कवरेज होगा, उसमें क्या कवरेज नहीं होगा, ये सब कवर होता है। तो यानी स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग में अगर मैं बात करूं तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिल करना बताओ, स्टार्ट कर। तो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है? स्टूडेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग है दीज आर रिटन डॉक्यूमेंट्स। वैसे डॉक्यूमेंट्स हमेशा रिटन ही होते हैं। दीज आर रिटन डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इशूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आपको मालूम है, सीपीटी में आपने पढ़ा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जो फॉर्मुलेट करते हैं, उनका जो फार्मूला प्रिपेयर करता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड करता है, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को सपोर्ट करता है ICAI। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इशूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है, अप्लाई करवाता है, सपोर्टेड बाय ICAI। ICAI इसको अपने जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर से याद करता है। किस लिए? टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इनटू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो
जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, जैसे कि कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि कौन सा कैपिटल नेचर होगा, कौन सा रेवेन्यू नेचर होगा, या किस पर मेथड फीफो लगाना है, या किस पर वेटेज एवरेज मेथड लगाना है, तो उस एक्सप्लेनेशन को क्लियर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाता है, साथ में टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि यूनिफॉर्म सारे सब लोगों को, वो ये कहता है कि जो रूल होंगे वो सब पर अप्लाई होंगे, यानी अगर वो हिमाचल में अप्लाई हो रहे हैं तो वो केरला में भी अप्लाई होंगे। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी यानी सारी इंडिया के लोग सब एक जैसा मानेंगे। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना होते तो हर स्टेट के अकाउंटेंट अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग को यूज करते, हर आदमी अपने टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैनिपुलेट करता। तो जरूरी था कि कोई ऐसा रूल बने जो सबको यूनिफॉर्म कैटेगरी में ले आए, सबको एक जैसा कर दे। तो ये क्या हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने वो यूनिफॉर्मिटी लाई है उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को निभाने में, ठीक है। एंड जब यूनिफॉर्म होंगे तभी आप क्या कर सकते हो, कंपेरेबिलिटी इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब वो यूनिफॉर्म हो, जब वो एक जैसे पैटर्न पर बने हुए हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो पाते हैं। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना होते तो हम कंपैरिजन ना कर पाते। साथ ही और क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें एक्सप्लेन करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कई बार अलग अलग भी होते हैं और अलग अलग होने के कारण उसमें हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्या चाहिए? तो टू एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जो भी हमारी अकाउंटिंग डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, अलग अलग तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी हैं, उनका हमें क्या चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो टू एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी, जो अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उनका एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्या बनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और फिर उनका हमें क्या चाहिए, क्लासिफिकेशन। ताकि हम उन्हें अलग अलग तरीके से समझ पाए, उनको ग्रुपिंग मेथड में बांट पाए। क्लासिफिकेशन वाला ग्रुप बना दिए तो ग्रुप के हिसाब से हम उन्हें समझ पाएंगे। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड किसके द्वारा होते हैं? इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, and it is formulated by Accounting Standard Board. Accounting Standard Board फार्मूला जो डेवलप किया जाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा किया जाता है, और ICAI जब उसे फाइनलाइज कर देता है तो फाइनल करने के बाद ICAI उसे इशू करवा देता है। कैसे इशू होता है? जितने भी सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि वो ICAI के पैनल पर हैं, तो इसलिए उनको ये सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माननी और मनवानी पड़ती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मीनिंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो लिखे हैं, जो लिखे हुए हैं, ऑरल नहीं होते, रिटन होते हैं। ICAI ने इशूड किया हुआ है उन्हें,
ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कंपैरेबिलिटी लाने के लिए, बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उन सब के लिए। ठीक है, आप इसे बताइए। नॉन अर्नर कैन मेक। अब स्टूडेंट्स, आईपीसीसी एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और एक बार नहीं 2-3 बार आया हुआ है, तो आइए हम इसको डील करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था, एक्सप्लेन द वेरियस इश्यूज अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स। तो कोई भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो क्या डील करती हैं। पेपर में क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। तो स्टूडेंट इसके लिए आप याद रखें RMPD। फार्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपको मालूम है डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स में जो सबसे छोटी डिग्री है वो RMP होती है, तो यानी RMP डॉक्टर। ठीक है, याद हो गया, RMP डॉक्टर। R से क्या हो गया स्टूडेंट्स, R पे हो गया रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। दूसरा मेजरमेंट। तीसरा प्रेजेंटेशन। और फोर्थ हो गया स्टूडेंट्स डिस्क्लोजर। तो ये कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो स्टूडेंट्स, वो ये 4 मैटर्स पे डिस्कस करती है। तो RMP डॉक्टर याद रखना है इसका फार्मूला। इसका मतलब है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट्स, यानी कोई भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको रिकॉग्नाइज करेगी। जैसे कि AS2 इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आप सभी जानते हैं, तो AS2 रिकॉग्नाइज करती है ट्रांजैक्शन इवेंट्स किसके, ऑफ स्टॉक के, कि कौन सा स्टॉक माना जाएगा, किसकी पहचान स्टॉक के रूप में होगी और किसकी पहचान स्टॉक के रूप में नहीं होगी। ठीक है। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिकॉग्निशन, तो वो पहचान करती है कि कौन से कैश फ्लोज लेंगे और कौन से कैश फ्लो नहीं लेंगे। फिर इसके बाद मेजरमेंट। AS2 कहती है स्टॉक को मेजर कैसे करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहती है कि मेजरमेंट हम ग्रॉस लेवल पर करेंगे, नेट लेवल पर नहीं करेंगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन चल रहा है बस। फिर प्रेजेंटेशन, उसको दिखाना कैसे है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाना है। प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। AS3 कैश फ्लो को कैसे प्रेजेंट करना है। AS2 स्टॉक को किस किस तरीके से दिखाना है। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम्स को हमने यूज़ किया है, हम चाहते हैं कि यूजर्स को हम उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे पाए, यानी एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं उनको हम अलग से जो लिखते हैं उसी को डिस्क्लोजर कहते हैं। स्टॉक के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है, कैश फ्लोज के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है, किसी इवेंट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देना है, तो जो भी एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं ये सभी डिस्क्लोजर में लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन किन चीज़ों पर इशू, कौन कौन से इश्यूज हैं जिन पर डील करते हैं, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, RMP डॉक्टर, यानी रिकॉग्निशन ऑफ आइटम्स, measurement of items, presentation of items into their spaces, it means in their financial statements, और D for disclosure। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पेपर में पक्का आता है। ठीक है, तो आप इसे उतार लीजिए और इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए कि फॉलोइंग इश्यूज are explained under an accounting standard, and the issues are number first, number second, number third and number fourth। बस इतना काफ़ी है आपको लिखने के लिए।
कॉपी कर सकते हैं आप। अब स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर कौन कौन से हमारी एडवांटेज रहती हैं और क्या क्या हमारी लिमिटेशंस रहती हैं। स्टूडेंट्स बेसिक क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर बनती हैं, अकाउंटिंग रूल्स अगर बनते हैं तो फिर क्या क्या एडवांटेज रहती हैं उनके बनाने पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनती कैसे हैं, क्या उनका प्रोसीजर है। तो ये इसका प्रोसीजर मैं इससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 खत्म करने के बाद उससे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वो भी पेपर में क्वेश्चन आता है और कई बार आ चुका है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स और वेरियस प्रोसेसेस फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब बनती है तो उसके प्रोसेस क्या है, कैसे वो स्टार्ट होता है और कैसे वो एंड होता है, और उस प्रोसीजर में कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो अपना पार्टिसिपेशन देते हैं और किस तरीके से देते हैं, और किस स्टेप पर वेरियस यूजर्स उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अभी मैं जो क्वेश्चन है उसी पर मेन आ रहा हूँ वापस, बैक टू द आवर क्वेश्चन डिस्कशन क्वेश्चन, द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स आपको मालूम है अकाउंटेंसी में बहुत सारी सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। कभी कभी देयर आर समटाइम्स देयर आर more than one accounting solutions are available, then which solution should be applied, sometimes it confuses us. Then accounting standard explain which method is suitable for us and which method is not. In that case we follow accounting standard, and it means accounting standard provide us various solutions or a choice of solutions or choice between alternatives. तो एडवांटेज में पहला है कि इट प्रोवाइड्स डिफरेंट सॉल्यूशंस, ये हमें बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि स्टॉक में हमें सॉल्यूशन देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, आपको पता लगेगा कि आप फीफो मेथड से यूज़ कर सकते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेज एवरेज मेथड से यूज़ कर सकते हैं, और स्पेसिफिक प्राइस मेथड होता है उससे आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इसने हमें डिफरेंट सॉल्यूशन 3 दिए वैल्यूएशन मेथड्स के, ठीक है ना। लेकिन अब यही चीज़ हमें दिक्कत भी कर देती है कि अगर इफ़ वी हैव मोर देन वन सॉल्यूशन इट विल कंफ्यूज अस। तो ये उसकी लिमिटेशंस भी हो गई। ये क्या हो गई, तो लिमिटेशंस में है, हम कह सकते हैं डिफरेंट अवेलेबल सॉल्यूशन क्रिएट्स confusion in accounting treatment। तो ये उसकी क्या हो गए, लिमिटेशंस हो गए। तो अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो मैं क्या कह सकता हूं, फ्लेक्सिबल है ये। लेकिन स्टूडेंट एक तरफ ये रिजिड भी है, रिजिड यानी सख्त है, कठोर है। देखिए एक कंपनी जो छोटी सी कंपनी है एबीसी कंपनी, और एक कंपनी रिलायंस है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसी भी हैं जो दोनों पर एज इट इज अप्लाई होती हैं, यानी रिजिड, वो कठोर है, वो कंपनी के साइज को नहीं देखते, irrespective of size they are applicable, rigid because they are compulsory to follow irrespective of साइज ऑफ कंपनी। चाहे कंपनी का कोई भी साइज हो उसे फॉलो करना ही करना है। तो मैं कह सकता हूं कि ये कठोर है,
रिजिड है। स्टूडेंट्स, हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अभी ऐसे बहुत सा एरिया ऐसा है जहां पर हमारे पास कोई सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होते हैं। जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनते हैं उन पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? स्टूडेंट्स, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की। स्टिल देयर आर मैनी एरियाज इन अकाउंटिंग वेयर government do not take any responsibility on itself. If the government does not feel its duty, then ICAI took responsibility itself and makes a solution by issuing accounting standard on it. It means there are some vacant areas or vacant treatments where law is absent. Since law is absent, then accounting standard function like a law. It means accounting standard works like a law. Accounting standard functions like a law where law is absent. तो जहां पर कानून नहीं है वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कानून की तरीके से काम करता है। पर स्टूडेंट्स, जहां पर कानून भी है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है तो मुझे किसको अब मानना पड़ेगा? क्वेश्चन है कि ऑन ए कॉमन इशू accounting standard is available, also there is a law available, then which one should be preferred? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है लॉ। लॉ विल प्रेफर, लॉ विल ओवरराइड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने के बावजूद भी लॉ जो है उसे ओवरराइड कर रहा है। तो लॉ ओवरराइड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो यानी लॉ के सामने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ नहीं है। तो ये इसकी अपने आप में एक लिमिटेशन है। ठीक है, वैसे हम चाहें तो इससे ज़्यादा और भी एडवांटेज ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट्स, लिमिटेशन भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि मैं आपको एक ऑनलाइन वीडियो क्लासेस दे रहा हूँ, तो वीडियो क्लासेस में इतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जगह मेन एक्सप्लेनेशन, जिससे आपकी जो एक वर्किंग एरिया, एक आइडिया कंसीव हो जाए, उतना हम लोग स्टार्ट करके चल रहे हैं। ऑलरेडी जितने भी इसके अलावा जो और भी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं, लिमिटेशंस हो सकती हैं, वो हमने नोट्स में दिए हुए हैं और आपको नोट्स आपको दिए हुए हैं ई बुक के फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में, तो वहाँ से आप बाकायदा डिटेल में और पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने कोई भी ऐसा इशू नहीं छोड़ा है जो मेन हो, इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, मैंने सभी मेन और इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो इस मामले में आप डोंट वरी, हम सारा मेन पोर्शन जो किसी भी टीचर को पूरे हिंदुस्तान में नहीं छोड़ना चाहिए, मैं वो नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और उससे थोड़ा ज़्यादा ही लेकर चलूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब था कि सिर्फ आप इसी को मत समझ लीजिएगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये हर एक ऑथर की अपनी अपनी एजम्पशन है, कल्पनाएँ हैं, और उसके हिसाब से हर ऑथर अपनी बुक्स लिखता है। ठीक है, आप इसे कॉपी कीजिए। इसके बाद मैं आप नेक्स्ट लेसन पर आता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ इसी में, अकाउंटिंग स्टडी में। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो कुछ भी चल रहा था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिक्स थे। हालांकि उसमें कुछ थोड़ी बहुत मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टच कर दिया था। तो अब मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मेन मसाले पर आ रहे हैं हम लोग कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या दिया हुआ है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फर्स्ट है वो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो यह है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं। डिस्क्लोजर का मतलब है उसके बारे में एक्सप्लेन करना, उसके बारे में बताना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है
कि अकाउंटिंग एरिया क्या है। और अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग एरिया का मतलब है जहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की नीड है, तो उसे हम अकाउंटिंग एरिया कहते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग एरिया है इन्वेंट्री। तो उस पर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या बना सकते हैं आप? उस पर अकाउंटिंग पॉलिसी आप फीफो से रखेंगे, वेटेज एवरेज मेथड से रखेंगे, या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड रखेंगे। समझ में आया? तो अकाउंटिंग एरिया का मतलब है कि वो टॉपिक जिसको उस स्टैंडर्ड में कवर करना है, और अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है कि उसके वैल्यूएशन प्रिंसिपल। जैसे कि आप लेते हैं डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। रिप्लेसमेंट, डिप्लेशन, एन्युटी। तो दीज आर द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड दिस इज अकाउंटिंग एरिया। ठीक है ना? तो दोबारा से आ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जो ये पॉलिसीज हैं, क्या इनको बताना जरूरी है या नहीं? इसका जवाब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देता है, जो मैं इस डिस्कशन के बाद आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फिर ये क्यों बता रहे हैं? इसमें भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। पेपर में क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन था IPCC एग्जाम में कि एक्सप्लेन द अकाउंटिंग एरिया विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसी। ये पेपर में क्वेश्चन आया था। तब आपको ये बताना पड़ेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग एरिया है गुडविल, और उसमें हम एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, देयर आर मैनी पॉलिसीज एक्चुअली। इसी तरीके से अकाउंटिंग एरिया है इन्वेस्टमेंट। तो अकाउंटिंग पॉलिसी है करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। उम्मीद है मुझे कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग एरिया क्या है और अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है। तो जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग इन्होंने इस पर क्या बनाई हुई है? अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये जितनी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बनाई हुई हैं, ये सब अपने आप में क्या कवर करती हैं? ये सब अपने आप में अकाउंटिंग एरिया कवर करते हैं, और अकाउंटिंग एरिया अकाउंटिंग पॉलिसी को एक्सप्लेन करता है। अब जरा स्टूडेंट सामने देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन WDV यूज कर रही है, और क्या वो SLM यूज कर सकती है या वो डिप्लेशन मेथड यूज कर सकती है? इसका जवाब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या देती है? मैं अब इसके बाद फ्लो नहीं तोड़ना चाहता, तो मैं क्लास को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब कुछ मिटाने जा रहा हूँ।
तो जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं क्लास में उन्होंने तो ऑलरेडी उतार ही लिया है मेरे ख्याल, मुझे लगता है। और जो ऑनलाइन क्लास में उधर बैठे हुए हैं उन स्टूडेंट्स को यही है कि अगर वो उतारना चाहें तो बाद में आकर दोबारा उतार लीजिएगा, या अभी वीडियो पॉज करके उतार लें, उसके बाद आगे लेक्चर देखते हैं। तो फिलहाल मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर मैं WDV यूज़ कर रहा हूँ और WDV यूज़ करने के बाद तो आई वुड लाइक टू चेंज माई पॉलिसीज फ्रॉम WDV टू SLM और WDV टू डिप्लेशन मेथड, इज इट पॉसिबल? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहती है इस मामले में? तो इसका जवाब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देता है, और वो कैसे देता है आइए बताता हूं मैं। इसका जवाब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देता है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ये ऑडिट में भी आता है, जो आप IPC ग्रुप सेकंड में ऑडिट का पेपर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ये बताना पड़ेगा, और अकाउंट्स में तो आता ही है, CPT में भी आपने तैयार किया था। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ही एक्सप्लेन करती है, जो आपने CPT में पढ़ा था। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है कि 1, 2 और 3। नंबर 1, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स। इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई दीज 3 कॉन्सेप्ट्स regularly, we can say, or accounting standard 1 say that such organization is applying fundamental accounting assumption. FAA, fundamental accounting assumption, means these 3 concepts. An organization is following या applying fundamental accounting assumption, then no disclosure about policy is required। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को अप्लाई कर रही है तो किसी भी तरीके की डिस्क्लोजर की, पॉलिसी के डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। यानी कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करना कब नहीं पड़ेगा? व्हेन यू आर यूजिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, इट मीन्स व्हेन यू आर ए गोइंग कंसर्न। ये रह गया था कंसर्न, अच्छा कंसर्न था, ठीक है। व्हेन यू आर ए गोइंग कंसर्न and you are consistently applying your accounting policy, you are not changing accounting policies, and you are using accrual concepts। मुझे उम्मीद है कि मुझे इन सब के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक छोटा सा जूस आप लोगों को बता दिया जाए, एक समरी कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इंटेंडेड टू वाइंड अप its business or wind up its operations. Organization is looking for a bright future, for a longer version of business. तो गोइंग कंसर्न का मतलब है कि बिजनेस मान रहा है कि बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और वो ना तो बिजनेस को बंद करने के मूड में है, ना ही बिजनेस में अपने जो ऑपरेशन है उसको कम करने के मूड में। इवन इट इज नॉट इंटेंडेड टू कर्टल इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशंस। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब है व्हाट यू आर अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, इट शुड बी कंसिस्टेंट।
you do not change, you are applying concepts and accounting principles. आपको अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं करना चाहिए। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने अपनाया है वो आप लंबे समय तक अपनाएं। इट शैल बी यूज फॉर ए लॉन्गर वर्जन, इट शैल नॉट बी फ्रीक्वेंटली चेंज। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप अपने इनकम को कब मानेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनकम इज ऑन ड्यू बेसिस एंड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इनकर्ड बेसिस। ठीक है, यानी इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अर्न बेसिस। अर्न मतलब इनकम को अर्न बेसिस पर मानना है आपने, और एक्सपेंसेस को आपने इनकर्ड बेसिस पर मानना है। व्हाट डू यू मीन बाय अर्न? देखिए आप सब मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या मैंने आपको आईपीसी का पेपर पूरा करा दिया? नहीं। इट मीन्स आपसे जो फीस हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ली है वो अभी अर्न नहीं हुई है, वो रिसीव तो हुई है पर अर्न नहीं हुई। इट मीन्स इनकम shall be recognized on the basis of earned basis, not on received basis. और expenses, आपने हमें पेमेंट दे दी है, क्या आपका वो खर्चा हो गया है? नहीं। आपने पेड तो कर दिया है लेकिन अभी वो इनकर्ड नहीं हुआ। आप में से मान लीजिए एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक फीस नहीं दी है, जब हम उसे पढ़ा देंगे तब क्या वो फीस देने से मना कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी फीस क्या हो गई है, उसका एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गया है। इट मीन्स एक्सपेंसेस शुड बी शोन ऑन द बेसिस ऑफ इनकर्ड बेसिस, नॉट ऑन पेड बेसिस। एक्सपेंसेस इन जो रिकॉग्नाइज होने चाहिए वो इनकरिंग बेसिस पर होने चाहिए, कि जब वो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो जाता है। इनकर कब होगा? जब आप लीगली लायबल है पे करने के लिए। और अर्न कब होगा? जब आप लीगली इंटाइटल्ड है रिकवर करने के लिए। समझ में आ गया? कानून की सहायता लेकर जब आप ले सकते हैं तो अर्न कहेंगे, और कानून की सहायता से जब आपको उसे चुकाना ही पड़ेगा तो उसे इनकर्ड कहेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मैं वापस आ रहा हूं, व्हाट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन? इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अप्लाइंग all the three concepts, it means it is fundamental accounting assumption. It means such organization is applying fundamental accounting assumptions. In accounting standard 1, it is suggested that if you are applying fundamental accounting assumption, then you need not to disclose your accounting policies, because you are using fundamental accounting assumptions. अब इससे पहले मैंने अभी बोर्ड मिटाया था और मैंने कहा था कि मैं क्लास को ख़त्म नहीं कर रहा क्योंकि वो कंटिन्यूटी जरूरी है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा स्टूडेंट्स, WDV से SLM पर शिफ्ट करा, तो यानी उसने पॉलिसीज को क्या करा? चेंज करा। या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी और ऑर्गेनाइजेशन ने माइंड सेट करा कि अब मैं इसे करंट इन्वेस्टमेंट मानूंगा, तो यानी उसने क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया, उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मान लिया। ठीक है ना? या एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी किसी फिक्स्ड एसेट्स को बिजनेस में गुड्स मान लिया। ठीक है, यानी उसने सोचा कि अब मैं इसी का बिजनेस करूंगा और फिक्स्ड एसेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट करा, तो वो गुड्स की कैटेगरी में क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है यहाँ। तो यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, जैसे कि वो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी चेंज कर रहा है, वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की पॉलिसीज को चेंज कर रहा है। ये बातें क्लियर हो गई? दो बातें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? तो इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज वायलेटिंग द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसने एक जैसा पॉलिसी को कंसिस्टेंस नहीं लिया। वो पहले क्या ले रहा था? वो पहले फर्स्ट ईयर में ले रहा था WDV, सेकेंड ईयर में उसने SLM ले लिया, तो उसने अपनी पॉलिसीज को चेंज कर लिया, तो कंसिस्टेंसी नहीं रही अकाउंटिंग पॉलिसीज के मामले में। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कहेंगे कि उसने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को अपनाया नहीं। तो उस मामले में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या जवाब देता है वो मैं अभी बताने वाला हूं आप लोगों को। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज परमिशेबल अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहते हैं कि ठीक है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट ओनली इन द फॉलोइंग
सिचुएशन, लेकिन वो सिर्फ इन सिचुएशंस में ही आप उसको चेंज कर सकते हो, और वो सिचुएशंस है, नंबर 1 सिचुएशन है स्टूडेंट्स, व्हेन एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट्स, यानी कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके लिए आज्ञा देती है, या व्हेन लॉ इज चेंज्ड, या अकॉर्डिंग टू लॉ, या लॉ कहे कि भैया अपनी अपनी पॉलिसीज को आप लोग चेंज करें। नंबर 3, व्हेन न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी गिव्स मोर ट्रांसपेरेंट रिजल्ट in financial statements than previous policy. जब नई अकाउंटिंग पॉलिसीज पुरानी अकाउंटिंग पॉलिसीज की तुलना में ज्यादा ट्रांसपेरेंट रिजल्ट दे रही हो, तब अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो सिर्फ इन 3 सिचुएशन में आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं आप सभी स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स ऑडिट में भी सेम क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आईपीसी ग्रुप सेकंड का ऑडिट तैयार कर रहे हो, फर्स्ट चैप्टर में उनके सभी ऑडिट के टीचर ये भी पढ़ाएंगे। यहीं पढ़ लो, वहां पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज को मैं चेंज करता हूं तो फिर मेरी और क्या ड्यूटीज हैं। तो स्टूडेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जरा मैं कैमरा टीम से कहूंगा कि जरा ऊपर आ जाए यहाँ पर, अब तक बच्चों ने उतार लिया होगा। यस, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 स्टूडेंट यही कहती है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में आप चेंज करते हो तो फिर क्या डिस्क्लोज करना है, और अब मैं वही बताने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कॉपी कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आने पर उसका क्या ट्रीटमेंट है और क्या डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में कोई चेंज नहीं है, तो इसका दूसरा मतलब है कि आपने कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज नहीं किया है। और जब आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करा है तो आपको डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है तो इसका मतलब आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन चेंज कर डाले, क्योंकि आपने लॉ, कंसिस्टेंसी लॉ को आपने चेंज कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो फिर ऐसी हालत में अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है, वहीं से मैं स्टार्ट हुआ हूं कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आता है, यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में कोई चेंज आता है, तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चेंज। तब क्या कहता है, देन कैलकुलेट अमाउंट ड्यू टू चेंज ऑफ पॉलिसी। यानी कि आपने मान लीजिए WDV से SLM पर आए तो डेप्रिसिएशन में चेंज आया। अगर आप WDV से जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो SLM से कोई और डेप्रिसिएशन निकलेगा, याद आया ना। तो जो चेंज आया वो पॉलिसी चेंज होने से कितना आया वो अमाउंट आप निकालिए। ठीक है, और फिर आप बताइए, 2 बातें हो सकती हैं कि एक, इफ इट इज असर्टेनेबल, ये कैलकुलेट किया जा सकता है, और इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू असर्टेन। एक तो ये है कि आप इसे असर्टेन कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप इसे असर्टेन नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करना है, अगर ये असर्टेनेबल है, अगर ये यानी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बहुत आसान है, देन सच
जो अमाउंट असर्टेनेबल हो गया, सच अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज्ड। तब वो अमाउंट आपको अंडर फुट नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि यूज़र को पता लगे कि वो इसलिए ये अमाउंट इतना चेंज आ गया है, अमाउंट में चेंज होने से प्रॉफिट में इतना चेंज आ गया है, तो इसलिए आया है। यूज़र अपना ठीक से डिसीजन ले सके। सही है, क्लियर है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है उसको असर्टेन करना, कई बार होता है कि आपने पॉलिसी में चेंज किया, वो लॉ ने ऐसा बोल दिया कि लॉ के कारण आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है, ठीक है, और फिर ऐसी हालत में आप उस चेंज के अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कोई तो फैक्ट होगा। तो ऐसी हालत में देन फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज। तो फिर उसका फैक्ट आपको बताना पड़ेगा। आप अमाउंट तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर आप अमाउंट की जगह पर क्या बताएंगे, फैक्ट, कि क्या बात है, क्यों नहीं वो अमाउंट कैलकुलेट हो सकता। तो जो उसका आपका फैक्ट है, जो आपका उसका तथ्य है, आप वो बताएंगे कि जी इसलिए मैं अमाउंट आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन पॉलिसी में चेंज आया है तो वो मैंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। कई बार क्या होता है कि चेंज जो है प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन ये बाद में बताएगा। तो समटाइम्स change is not reflecting in current period, but it will affect in later on periods. Then such fact must be disclosed। कि अगर कोई फैक्ट है वो अभी करंट पीरियड में चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो आने वाले समय में इफेक्ट करेगा, तब आपको वो फैक्ट बताना चाहिए अपनी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में। यानी आप अपनी जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के नीचे जो फुट नोट है वो आप बताएंगे कि भाई इतनी, कि जो फ्यूचर में वो चेंज आएगा और वो कितने टाइम के बाद आपको फर्क डाल सकता है। ठीक है, ओवर। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहती है कि अगर पॉलिसी में चेंज हो जाएगा तो फिर देखना है कि जो चेंज है उसका अमाउंट असर्टेन करो और उसे आप फुट नोट में बताइए। अगर चेंज का अमाउंट जो है वो पॉसिबल नहीं है तो आप फैक्ट बताइए, और अगर वो लेटर ऑन पीरियड पर कोई इफेक्ट देने वाला है तो फिर लेटर ऑन पीरियड में जो इफेक्ट है वो आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसे मिटा देते हैं हम लोग, इसे आपने उतार लिया होगा। ठीक है, अब इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में कि व्हाट इज ए मटेरियल इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है, 3 नंबर का है, और इसका जवाब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में ही है। और जब आप ऑडिट पढ़ते हैं तब भी आपको इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इसके लिए मैं बता दूं, यहां पर बना लेते हैं कि यूजर ऑफ अकाउंटिंग बहुत सारे होते हैं, आपको मालूम है। ऑनर यूजर ऑफ अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है, बैंक है, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, गवर्नमेंट है, इवन कि कस्टमर्स भी होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं, और रिसर्चर्स भी होते हैं। तो देयर आर मैनी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग and the information given in financial statements is also important to them।
बट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। ऑनर के लिए सारी इंफॉर्मेशन जरूरी है, मैनेजमेंट के लिए सभी इंफॉर्मेशन जरूरी है, एम्प्लॉय के लिए मोस्टली प्रॉफिट जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए प्रॉफिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट है, टैक्स का कलेक्शन इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है उनके प्रॉफिट्स पर, ठीक है ना। बैंक के लिए सॉल्वेंसी इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर एवरीवन हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंट इशू रिगार्डिंग देयर मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मटेरियल, वी कांट से करेक्टली। एक चीज जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, सही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, इसका जवाब देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन पब्लिश करने से और ना करने से यूजर के डिसीजन पर कोई चेंज ना आए तो वो मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी अगर कोई इंफॉर्मेशन मैंने दी या मैंने छुपा ली, दोनों ही केसेस में यूजर एक जैसा डिसीजन लेता, तो इट मीन यूजर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। यूजर छप रहा है अगर वो इन्फॉर्मेशन तब भी वही डिसीजन ले रहा है, और अगर उस इन्फॉर्मेशन को छुपा रहे हैं तब भी वही डिसीजन ले रहा है, तो इट मीन्स वो यूजर के डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर किसी चीज के छिपाने से यूजर का डिसीजन चेंज हो जाए, मान लीजिए जैसे कि सत्यम का केस करते हैं, सत्यम कंप्यूटर्स ने अपनी बैलेंस शीट में 400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट दे दी थी। तब जब सत्यम कंप्यूटर्स ने अपनी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में जब 400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट एक फेक इन्वेस्टमेंट थी 400 करोड़ की, तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस 400 करोड़ से हो गए। तो इसके रिजर्व एंड सरप्लस होने से स्टूडेंट्स कंपनी का ईपीएस इंक्रीज हो गया। तो जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर होल्डर्स थे और जो इन्वेस्टर्स थे वो उन्होंने ईपीएस का वैल्यूएशन ज़्यादा कर लिया, तो मार्केट में स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए एक मटेरियल इंफॉर्मेशन थी। और जैसे ही ये बात पता लगी कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन से स्टॉक का जो प्राइस है मार्केट में क्या हो गया, डाउन हो गया। तो यानी वो इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं, सॉरी थी, तभी तो यूजर का डिसीजन चेंज हुआ। इसी तरीके से रिलायंस में अगर मुकेश अंबानी ने कोई डिसीजन लिया है लेकिन शेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यूजर अभी उसे मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं मान रहा है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मटेरियल इंफॉर्मेशन के ऊपर सिर्फ इतना कहता है, क्या कहता है कि एनी इंफॉर्मेशन if it gives an effect of the decision making of a user, then it is a materialistic information. अदरवाइज नॉट। तो सिर्फ आपने ये आंसर पेपर में लिखना है कि एनीथिंग इफ पब्लिकेशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन और हाइडिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन डू नॉट इफेक्ट ए यूजर डिसीजन, इट मीन्स इट इज नॉट ए पब्लिक, इट इज नॉट ए मेटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। बट इफ इट इफेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग of a user, it means it is a material information। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत एग्जांपल के लिए आप सत्यम कंप्यूटर्स का जो 400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का पॉइंट मैंने आपको बताया, आपको भी बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आप इसे उतार लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आरएमपी डॉक्टर, तो यहां पर था प्रेजेंटेशन।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर के प्रेजेंटेशन के विषय में क्या कहता है, ठीक है। तो AS1 प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्लोजर के पॉइंट पर क्या कहता है, ये आते हैं, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पेपर में 3 नंबर का कई बार आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि आप लोग पहले बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, और फिर बनाते हैं बैलेंस शीट, और फिर बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। सोचिए अगर डिस्क्लोजर ऐसे हो तो कैसे हो कि कुछ डिस्क्लोजर हमने यहां लिखे हुए हैं, कुछ यहां लिखे हुए हैं, कुछ यहां लिखे हुए हैं, और कुछ सेगमेंट रिपोर्टिंग है तो उसके बाद लिखे हुए हैं, कुछ CFS बना रखा है तो वो लिखे हुए। नीचे तो कुछ है ही नहीं, कवर करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो, कैसा हो, तो स्टूडेंट यूजर जो है इस इंफॉर्मेशन को ठीक से यूज नहीं कर पाएगा, ही जगह पर रखे हुए हो, यानी नोट्स टू अकाउंट्स में। तो इसके मामले में ये कहते हैं कि डिस्क्लोजर मस्ट बी प्रेजेंटेड, मस्ट बी, डिस्क्लोजर जहां भी रखे हुए हो वो इस तरीके से रखे हुए हो कि वो एक ही प्लेस पर हो, मस्ट बी प्रेजेंटेड एट वन प्लेस, एक ही जगह पर रखे हुए हो, ठीक है। ये बिखरे हुए ना हो, क्या ना हो, बिखरेवान ना हो, इट शुड नॉट बी स्कैटर्ड, ये बिखरे हुए नहीं होने चाहिए कि कोई ऊपर रखा हुआ है, कोई नीचे रखा हुआ है, कोई लास्ट में रखा हुआ है, ऐसे नहीं होने चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहती है कि जहां भी डिस्क्लोजर बनाएं वो हमेशा एक ही जगह पर दिखाएं, ताकि so that user can view at one place and take its advantage more and more, और यूजर जो है उसको ठीक से उसे यूज कर सके, ठीक है। तो जितने भी हमारे होते हैं, ये जितने भी ऑल नोट्स होते हैं, इट शुड बी अटैच्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर नोट्स टू अकाउंट। तो जो नोट्स टू अकाउंट जो हम बनाते हैं, एक शीर्षक बनाते हैं, जब भी अभी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट होगा IPCC में ग्रुप 1 में, तब आपको दिखाएंगे हम कि नोट्स टू अकाउंट्स कहाँ लिखते हैं, तो वहीं पर ही सारे डिस्क्लोजर हम लिख दिया करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताती है कि डिस्क्लोजर का प्रेजेंटेशन कहाँ होना चाहिए। क्लियरिटी है आप सबको? ये क्वेश्चन पूरा हो गया। आज तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर डाले और सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, 3-3 और 2-2 नंबर के थे। और फ्रेंड्स मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि जब आप पेपर देने जाएंगे नवंबर 2013 में या मई 2014 में, जो भी आपके टर्न आने वाले हैं, तो आपको इनमें से एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा आपको। तो यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 करने का ये मतलब है कि एक क्वेश्चन पक्का आने की गारंटी। दूसरा, अगर आप ऑडिट देने जा रहे हैं तो ऑडिट में भी आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है, बस अब एक छोटा सा क्वेश्चन और रह गया है, वो क्वेश्चन और आप पढ़ लें, एक बार देख लें, फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 फिनिश होती है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। फिर भी जो स्टूडेंट्स उधर देख रहे हैं और जो इस क्लासरूम में मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर उनको कोई और क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पर कहीं पर भी कोई नज़र आता है और उस पर उसको मेरी इस क्लासरूम से वो सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता और आप लोगों को दिक्कत कर रहा है तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन के साथ मेरे से शेयर करें। मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लिख कर दूंगा, मेल करूंगा, और अगर मुझे ज़रूरत हुई, मुझे लगा, तो मैं उस पर वीडियो नोट्स भी बनाकर आपको दूंगा, ठीक है। तो अब हम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उस पर आ रहे हैं हम लोग।
क्वेश्चन है, मिटा दें इसे। क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक अकाउंटेंट हैं किसी फर्म में और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करनी है, तो सॉरी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करनी है, तो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करते समय कौन कौन सी क्वालिटीज को ध्यान में रखना चाहिए, यानी आप अपनी फर्म के लिए कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज करेंगे जिसमें वो क्वालिटी हो जो बेटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आईपीसीसी एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप इसे स्टैंड बाई कर दीजिए। विच क्वालिटीज must be found or must be present while selecting an accounting policies। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो आपको उस फर्म के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी है। डब्ल्यूडी, जैसे डेफिनेशन की बात करें कि आपने डब्ल्यूडीवी चुनना है या एसएलएम चूज करना है या रिप्लेसमेंट मेथड या डिप्लेशन, तो आपको कौन सा पॉलिसी चुनना है उसका जवाब है इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि आप जब अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करें तो उसमें 3 फीचर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फॉलोइंग 3 फीचर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन एन अकाउंटिंग पॉलिसीज। नंबर 1, प्रूडेंस। Number 2, substance over form. Number 3, materiality। अगर ये 3 फीचर्स किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी में है तो वो पॉलिसी आपके लिए सूटेबल है, आप वो पॉलिसी यूज कर सकते हैं। वैसे मुझे इसे बताना नहीं चाहिए, आप लोग सीपीटी में पढ़कर आए हुए होंगे, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है कि एक बार जब मैं बता रहा हूं तो छोटा सा जूस उसका बता दूं। प्रूडेंस को कंजर्वेटिव भी बोलते हैं। प्रूडेंस का मतलब है इग्नोर फ्यूचर प्रॉफिट्स। इग्नोर फ्यूचर प्रॉफिट्स कब तक? अनटिल एंड अनलेस इट इज रियलाइज्ड। जब तक ये प्राप्त ना हो जाए, जब तक ये वसूल ना हो जाए, तब तक आप इसे इग्नोर करें। डू नॉट रिकॉर्ड इन अकाउंट्स। लेकिन अगर भविष्य में लॉस होने वाला है, इफ इट इज प्रोबेबल दैट ए लॉस इज एक्सपेक्टेड, देन इट शैल बी रिकॉर्ड एंड ए प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर दैट प्रोबेबल लॉस। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जैसे कि अगर आपको मालूम है स्टॉक मार्केट में कम हो गया है तो आप कॉस्ट प्राइस पर दिखाकर उसे बाजार में जो कम कीमतें हैं उन पर दिखाते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि भविष्य में होने वाली हानियों को अभी से दिखाइए, पर भविष्य में होने लाभों को इग्नोर कीजिए। इग्नोर फ्यूचर प्रॉफिट्स बट मेक प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो ये कहती है। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या ऐसा कहती है? अगर ऐसा कहती है तो वो आपके काम की है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है कि पे अटेंशन टू फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस रेदर देन लीगल इंपॉर्टेंस। देखिए कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि आप अपनी एसेट्स में कौन सी एसेट्स को दिखाएंगे जिसके लिए कानूनी रूप से तुम मालिक हो। लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहती है कि आप कानूनी पहलू मत देखो, आप देखिए फाइनेंशियल पहलू। कौन सा पहलू? फाइनेंशियल पहलू देखिए। आप लोग ये बार बार आगे गिर जाते हैं। तो फाइनेंशियल आप जो उसकी इंपॉर्टेंस है आप उसको देखिए। समटाइम्स फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस is more superior than legal importance. In that case, pay attention to financial importance. जैसे कि एक कार है, जब भी सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात आए हमेशा कार के बारे में सोचना कि अगर कार आप किस्तों पे आपने खरीद ली और 4 लाख रुपए की कार है और आप उसमें से 2 लाख रुपए पेमेंट कर चुके हैं, तो कार का मालिक कौन है? कार का मालिक तो बैंक ही है, क्योंकि बैंक से आपने उसको फाइनेंस करवाया।
तो अगर कानून की बात सुने तो कार को आपको अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन अगर सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात करेंगे तो ये यूं कहता है कि नहीं, आप कार को की फाइनेंशियल वैल्यू आपके लिए ज़्यादा हो चुकी है, आप कार को अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट साइड। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम फिर इसको बैलेंस बनाता है कि आप एसेट साइड में कार दिखाओ और जो पैसा आपने अभी तक पे नहीं करा है, फ्यूचर में पे करने वाले हैं, वो आप लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। यानी कि कार दिखाई एसेट साइड में 4 लाख रुपए की, और 2 लाख रुपए जो अभी फ्यूचर में पे करने वो लायबिलिटी साइड में दिखाओ बैंक लोन के नाम से। समझ में आ गया आप लोगों को? तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपने सब्सटेंस ओवर फॉर्म करा, यानी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं करना, उसको दिखाना ही दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स। मैटेरियलिटी अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि मैटेरियलिटी का मतलब है जो इंफॉर्मेशन यूजर के काम की हो सकती है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी उसको फॉलो करती है। इफ एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल टू यूजर, इफ अकाउंटिंग पॉलिसी adopted, it means that accounting policy is useful for you. तो अकाउंटिंग पॉलिसी में ये 3 फीचर होने जरूरी हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ऐसा कहता है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है और ये हमने पूरा कर दिया है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड मैंने पूरी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 फिनिश कर दी है। मैं प्रशांत भारद्वाज आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ा रहा हूँ डेबिट क्रेडिट क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 फिनिश करने के बाद बस मेरा लास्ट मैसेज आप सभी स्टूडेंट्स को ये है कि आप इस वीडियो के बेस पर सबसे पहले अपने सेल्फ नोट्स ड्राफ्ट करेंगे। इट इज़ योर ड्यूटी टू प्रिपेयर योर सेल्फ नोट्स। जो कुछ भी मैंने यहाँ पर कमेंट्री दी है, लेक्चर दिया है, आप उसको सुनकर लिख लीजिएगा रजिस्टर में, तो आप अपने नोट्स तैयार कर पाएंगे। जब आप अपने नोट्स तैयार करते हैं स्टूडेंट, तभी आप IPCC में पास होते हैं, याद रखिएगा। कोई भी लेक्चर सिर्फ सुनने से कोई भी स्टूडेंट पास नहीं होने वाला है। ठीक है, तो योर हार्डवर्क इज नेसेसरी इन CA। ठीक है, कोई जो भी मेरे लेक्चर्स हैं उसे देखने के बाद आधा 1 घंटा 2 घंटे जितना भी लेक्चर का मेरा टाइम है आप उसे देखिए और उसके बाद उसे नोट्स ड्राफ्ट कर दीजिए, आपकी ड्यूटी फिनिश होती है। उसके बाद आपको जाना है अपनी बुक्स में। मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ बुक्स लेकर आया हूँ। जैसे ये बुक्स आपके CA इंस्टीट्यूट ने आपको दी हैं, ठीक है ना। तो इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एक्सप्लेन किया हुआ है स्टार्टिंग में, तो आप उसे पूरा पढ़ें। जो मैंने आपको पढ़ा दिया मेरे वीडियो लेक्चर देखने के बाद, जो स्टार्टिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 यहाँ पर आपको बताया हुआ है, आपने उसे वहाँ से पढ़ना है। फिर उस पर कुछ इलस्ट्रेशंस हैं और उनके आंसर्स हैं, आप उसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही इस बुक में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, आप पहले उनको देखिएगा और उसके बाद उनके आंसर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद CA इंस्टीट्यूट रिवीजन टेस्ट पेपर भी इशू करता है, जिसे RTP के नाम से बोला जाता है। आप उसको मैनेज कीजिए, ICAI की साइट से मिल जाएंगे वो नोट्स आपको, और आप उसमें दिए हुए क्वेश्चन और आंसर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पर है आप उसे पढ़िए, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अच्छा समझ में आएगा। इसके अलावा CA इंस्टीट्यूट जितने भी अपने पुराने पेपर्स हैं उनके सजेस्टेड आंसर्स भी इशू करता है। तो वो आंसर में क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में आया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, आप आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छा सा पूरा कर लेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस मैसेज के साथ मैं आपको गुड बाय करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पर मिलेंगे। मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर पूरा कर दी है, मुझे आपके फीडबैक्स की ज़रूर इंतज़ार रहेगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपना फ़ोन नंबर जरूर मैं मेंशन कर रहा हूँ, फ़ोन नंबर है 9810661111। आप इस पर अपने SMS दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।